दोस्तों नमस्ते। आज मैं आया हूं एक नए टॉपिक के साथ विसर्ग संधि। इसके पहले आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से वीडियो बना करके मैं समझा दिया हूं। अब ये मेरा संधि के बारे में ये तीसरा लेक्चर है जो है विसर्ग संधि। बहुत अच्छे से समझिए। जो समझ में नहीं आए तो निश्चित आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख करके जरूर पूछिए। इस YouTube चैनल में ये जो हिंदी का व्याकरण पोर्शन है तो मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रारंभ किया हूं। देखा यह जाता है कि बहुत से विद्यार्थी जो लगभग प्राथमिक कक्षाओं, माध्यमिक कक्षाओं, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं, लेकिन इसके बाद इतना पढ़ने के बाद जब प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो जब संधि से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर देने में असहज महसूस करते हैं। तो सहजता के साथ किस तरह से हम इसको समझें, आइए ये नया टॉपिक है आज विसर्ग संधि। सबसे पहले हम देखते हैं विसर्ग संधि है क्या। देखिए, विसर्ग संधि जब विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो सबसे अच्छा इसका तरीका पहचानने का है कि जो धन के पहले जो पहला शब्द लिखा रहता है उसके आगे दो डॉट रहता है, इसको विसर्ग बोलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये विसर्ग है, अलग से भी हम लिख करके बता दें, इसको विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग के बाद मान लीजिए प्लस है, इसके बाद यदि स्वर अथवा व्यंजन आता है तो उस विसर्ग में जो परिवर्तन होता है तो उसी को विसर्ग संधि बोलते हैं। उदाहरण, मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल बराबर मनोकूल। परिवर्तन क्या हो रहा है, यहां पर विसर्ग हट गया है और अ हट करके यहां पर ओ हो गया है। अब कैसे परिवर्तन होता है, ओ कैसे होता है परिवर्तन विसर्ग से, र कैसे होता है, तीनों स आते हैं इसमें, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। तो तीनों स कैसे आते हैं, किसी किसी में परिवर्तन नहीं होता है और कहीं विसर्ग के साथ भी शब्द आते हैं। इन सभी नियमों पर अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं क्रमशः, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत कम समय में आपको आज विसर्ग संधि में समझा रहा हूं। यहां पर देखिए, ये एक दूसरा शब्द है, अंतःधन धान बराबर अंतर्धान होता है। ये जो शब्द है तो शुद्ध शब्द के जो प्रश्न आते हैं उसमें पूछता है, अंतर्ध्यान करता है, अंतर्ध्यान शुद्ध है कि अंतर्धान शुद्ध है, तो हमेशा अंतर्धान होता है, इसका संधि विच्छेद होगा अंतःधन दान बराबर अंतर्धान। निधन आशा बराबर निराशा। यहां पर परिवर्तन क्या हो रहा है, देखिए, र विसर्ग का लोप होकर के र आ रहा है। निधर चिंत बराबर निश्चिंत, परिवर्तन क्या हुआ, विसर्ग हट करके यहां पर तालव्य विसर्ग जुड़ रहा है। अतः धन ए बराबर अतएव, दोनों शब्द उसी तरह से आ गए हैं, केवल यहां पर विसर्ग हटा हुआ है। अब प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, देखिए ये विसर्ग के साथ ही यह शब्द है। अब देखिए इतने परिवर्तन जो हुए हैं, ओ हो जाता है विसर्ग हट करके, र आ जाता है, तीनों श आते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत स। परिवर्तन नहीं भी होता है, वह शब्द विसर्ग के साथ ही आ जाता है और कहीं कहीं विसर्ग हटता है, लेकिन दोनों शब्द उसी तरह से आ जाते हैं। इसके बारे में आज जो नियम है, कैसे हम पहचानेंगे कहां कैसे परिवर्तन हो रहा है, इसको जानने के लिए आइए हम चलते हैं इसके नियम को ट्रिक से समझते हैं। देखिए नियम का ट्रिक, सबसे पहले ये जो सारणी है बहुत ही सरल है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। यहां पर देखिए, ये मैं क से शुरू किया हूं, क ख ग घ इंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म। अब इसको दो भागों में विभाजित किया हूं, अघोष और सघोष। एक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, इसको भी ध्यान समझ लीजिए आप। ये पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष है, कौन सा अघोष है। इसके बारे में वर्णमाला में पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन पुनः आप देख लीजिए थोड़ा सा। जो ये वर्णमाला है व्यंजन का, तो पहला और दूसरा जो वर्ण होते हैं अघोष होते हैं और तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होते हैं। यहां पर देखिए क और ख, पहला और दूसरा, इसीलिए अघोष के आगे कोष्टक में 1 और 2 लिखे हैं। यहां पर तीसरा वर्ण है ये ग घ इंग, इसीलिए यहां कोष्टक में 3 4 5 है। तो पहला और दूसरा वर्ण अघोष,
और उसके बाद जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है सघोष होता है। ये जो वर्गीय व्यंजन होते हैं इसमें ये नियम चलता है। वर्गीय व्यंजन मतलब ये वर्गीय है, एक वर्ग है। ये देखिए कंठ वर्ग है, ये तालव्य वर्ग है, ये मूर्धन्य वर्ग है, ये दंत वर्ग है, ये ओष्ठ वर्ग है। इसके बारे में बहुत बृहद रूप से वर्णमाला में मैं चर्चा कर चुका हूं। फिर से यदि आपको कठिनाई हो तो अलग से इसका और वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए। तभी मोटे तौर पर आप समझ लीजिए अघोष और सघोष, इस क्रम में जो पहले के दो वर्ण हैं अघोष होते हैं और अंतिम के तीन वर्ण होते हैं एक लाइन में जो सघोष होते हैं। अब देखिए नियम क्या है इसका। एक पहला नियम है, इसमें दो नियम चर्चा करूंगा। जो विसर्ग के साथ ओ और र परिवर्तन होता है। ओ कब होता है? जब विसर्ग के बाद आने पर क्या 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 आता है? यदि ये सघोष वर्ण आ जाएं, मतलब ग घ इंग च छ ज इय ड ढ अण द ध न ब भ म, ये सघोष हैं। इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप ये समझ ही रहे हैं कि जिस क्रम से लिखे हैं उसी तरह से अंतिम के तीन वर्ण सघोष होते हैं। और इसके अलावा य र ल व ह और अ भी रहता है। यदि ये आता है और विसर्ग के पहले अ रहता है ना। देखिए जैसे तपह, यहां पर तपह ये विसर्ग है, जो तपह लिखा हुआ है मतलब प के बाद अ स्वर है, इसके बाद विसर्ग है, इसके बाद फिर ब है, ब मतलब ये सघोष वर्ण है। यदि ऐसा रहता है तो इसमें विसर्ग के बाद आने पर मतलब विसर्ग का लोप होकर के ओ हो जाता है। उदाहरण देखिए तपह धन बल बराबर तपोबल, मनः धन रथ, र है मतलब य र ल व ह ये जो वर्ण है ना ये भी, तो यहां पर परिवर्तन हो गया मनोरथ। अधः धन गति बराबर अधोगति। अब देखिए अगला नियम क्या है। यदि विसर्ग के पहले, यहां पर क्या था, विसर्ग जो है ये विसर्ग के पहले अ होना चाहिए, लेकिन यदि अ आ के अलावा यदि विसर्ग के पहले रहता है और बाद में सघोष रहता है, य र ल व होता है अथवा आ उ ऊह आते हैं, इतनी चीज फिर से देख लीजिए पुनः। विसर्ग के पहले अ आ के अलावा कोई भी स्वर हो, ई उ ए आए, कोई भी स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले अ और आ के अलावा और विसर्ग के बाद यदि सघोष हो अथवा य र ल व हो अथवा आ उ छोटा उ और बड़ा उ यदि होता है तो विसर्ग का र हो जाता है। उदाहरण देखिए निह धन आशा बराबर निराशा, परिवर्तन देखिए क्या हो रहा है। निह ये विसर्ग है, इसके पहले क्या है, छोटी की मात्रा लगी हुई है। धन आशा ये आ है, यहां पर बताएं नियम में ना, यदि आ आए तो क्या हो रहा है परिवर्तन, यहां पर इस विसर्ग का र हो रहा है, ये शब्द बन गया निराशा। दु धन बल बराबर दुर्बल। अब आपको मैं दिखाता हूं, बल यहां पर भी लिखा हुआ है, बल यहां पर भी लिखा हुआ है, लेकिन यहां तपोबल हो रहा है और यहां दुर्बल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर इस विसर्ग के पहले अ है और यहां पर विसर्ग के पहले अ और आ के अलावा दूसरा स्वर है, कोई भी स्वर हो सकता है। तो यदि विसर्ग के पहले अ स्वर रहे और इसके बाद सघोष आए अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। फर्स्ट नियम है। दूसरा नियम बहुत सरल है। यदि विसर्ग के पहले अ और आ के अलावा कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद सघोष हो अथवा य र ल व हो अथवा आ उ हो तो विसर्ग का र हो जाता है। दो परिवर्तन हो रहे हैं यहां पर सघोष के साथ, ओ और र। ओ यहां पर हो रहा है, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, र। आसीह धनवाद बराबर आशीर्वाद, विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, बड़ी की मात्रा, और यहां पर धनवाद, यह रलव यहां बताए हैं ना, यदि आए यह रलव तो यहां पर परिवर्तन होता है आशीर्वाद।
तो मेरा मानना है इसमें आप पहले समझ गए हैं कि अघोष क्या है, सघोष क्या है। तो सघोष के साथ परिवर्तन हो रहा है। अब हम चलते हैं अगला अघोष को देखते हैं। ये तो बिल्कुल सघोष के साथ हुआ। अगला हम आते हैं, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। यदि कोई समस्या है तो उसको भी बताइए। हाँ, इसके पहले आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करिए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी मैं व्याकरण संबंधी और वीडियो अपलोड करूंगा तो उससे आप अपडेट होते रहें, आपको पता चलता रहे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शेयर करना उपकार का काम है, दूसरे विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकें। और लाइक कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसमें हम देखते हैं कि अघोष के साथ क्या होता है। ये अघोष वर्ण है क ख, यहां है ना, ये देखिए क ख च छ ट ठ त थ प फ। कुछ नहीं है, जो पहले पहले के दो वर्ण हैं वही हैं। अब इनके साथ जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन देखिए होता है तो विसर्ग का श, स और स होता है। 3 स होते हैं। एक को तालव्य स बोलते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण जब जिह्वा तालु में स्पर्श करती है। दूसरा ये षटकोण वाला होता है, इसको मूर्धन्य स बोलते हैं। और तीसरा दंत स कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए आप इसमें, ये जो तालव्य स है, ये वर्ण तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। च छ ज झ, तो यहां पर च छ हो अथवा श हो, च छ हो अथवा श हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ये कहां पर हो, धन के बाद। धन के बाद मतलब जो हम विच्छेद करते हैं तो विसर्ग के बाद जो प्लस आता है, इसके बाद च छ अथवा श हो तो विसर्ग परिवर्तित होकर के श हो जाता है। बहुत सरल है याद करने का नियम, क्योंकि यह तालव्य श है तो तालव्य वर्ग में है। अब देखिए, ये जो दंत श है ये दंत वर्ग में है। त थ दंत वर्ग कहे जाते हैं, त थ द धन। और दूसरा जो षटकोण वाला है, तो षटकोण वाला इस मूर्धन्य स कहा जाता है। तो मूर्धन्य वर्ग में तो है ही है ट ठ के साथ, लेकिन ये कंठ में भी आ रहा है और ओष्ठ में भी आ रहा है, दोनों के साथ। तो आप एक नजर में इसको समझ लें, ये जो चार्ट में बनाया हूं इसकी सहायता से, कि 3 स जो होते हैं, तालव्य श शक्कर वाला, मूर्धन्य स षटकोण वाला, सडानन वाला, और तीसरा दंत स सरौता वाला, सड़क वाला, चाहे सर्प वाला आप बोले। ये तीनों सब होते हैं। तीनों को पहचानने का एक तरीका ही बताया था। जीभ जब ऊपर जाए तो शंकर शंकर, जीभ जब नीचे आए अर्थात दांत में स्पर्श करे तो सड़क, और जब जीभ बीच में रहे, शंकर जी के लड़के हैं ना षडानन, तो यहाँ पर षडानन, शंकर, सडानन और सड़क। इसके उच्चारण का नियम मैं बताया था बहुत अच्छी तरह से वर्णमाला में। तो ये जो 3 स हैं, तो विसर्ग इन तीनों स में परिवर्तन होता है। तो कब कहां होता है इसको मैं समझा रहा हूं। जब जो मूर्धन्य, देखिए पहला तो है तालव्य स, तो तालव्य वर्ण के साथ यदि ये आता है धन के बाद, यहां पर उदाहरण से समझिए तो समझ में आएगा। आपको लगेगा कैसे कैसी बातें कर रहे हैं सर अभी। निधन चिंत बराबर निश्चिंत, यहां पर देखिए च है ना, ये विसर्ग है, धन के बाद च आ गया, तो विसर्ग का परिवर्तन स में हो गया, ये निश्चिंत हो गया। यहां पर यही नहीं बता रहे हैं कि ये स जो है विसर्ग का श हो जाता है। दूसरा देखिए, दुधन शासन बराबर दुशासन हो गया, निधन कपट बराबर निष्कपट। अब यहां देखिए निष्कपट हो रहा है। क्यों हो रहा है निष्कपट? यहां क के पहले षटकोण वाला स क्यों लग रहा है, सलजम वाला क्यों नहीं लगा? क्योंकि नियम है, नियम से हम चलेंगे। भाषा का जो व्याकरण होता है नियमबद्ध होता है, सबके नियम होते हैं। इसलिए कि क वर्ग में विसर्ग का षटकोण स होता है, इसलिए यहां पर नी आ गया पूरा, विसर्ग का यहां पर षटकोण के समय परिवर्तन हो गया और कपट पूरा लिख गया, तो हो गया निष्कपट। धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार। ट देखिए, ट ठ ड, ट वाली लाइन है, ये मूर्धन्य है, मूर्धन्य के साथ मूर्धन्य स का प्रयोग किया गया। निधन प्राण बराबर निष्प्राण,
अब देखिए ओष्ठ वाली जो लाइन है पफ है, इसके साथ भी स आता है। नमः धन ते बराबर त जो है ये है तथ है, तो विसर्ग का स हो जाता है नमस्ते। कितना सरल है, बहुत सरल है। ये जो तीन स हैं, पहला है तालव्य स, दूसरा है मूर्धन्य स और तीसरा है दंत्य स। तो दो तो बिल्कुल फिक्स हैं। कौन कौन से फिक्स हैं? तालव्य वर्ग के साथ तालव्य स का प्रयोग और दूसरा है दंत्य स के साथ दंत्य स का प्रयोग। अब बचा एक मूर्धन्य, तो मूर्धन्य वाली लाइन में तो रहेगा ही, एक यहां पर हो रहा है क ख के साथ भी और एक हो रहा है प फ के साथ भी। ये जो वर्ण हैं ये अघोष कहे जाते हैं। किसी भी सी की आकरण की किताब में इनको न लिख करके लिखा रहता है यदि अघोष वर्ण के साथ, इनको अघोष बोला जाता है। इसका एक अपवाद है, यहां पर देखिए दु धन ख बराबर दुख होता है, इसमें विसर्ग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो प्रत्येक नियम के कुछ न कुछ तो अपवाद होते हैं, क्योंकि भाषा पहले आती है, व्याकरण के नियम बाद में बनते हैं। तो जो उस नियम में उपयुक्त सटीक नहीं बैठ रहा है उसी को अपवाद बोलते हैं। तो अपवाद तो हो ही जाते हैं। अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट देखिए इस नियम में जिसमें विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप होकर के क्या परिवर्तन होता है? लोप तो होता ही है, कहीं कहीं लोप नहीं होता है, उसकी भी चर्चा हम किए हैं। अब देखिए यहां पर यदि विसर्ग है, अब विसर्ग के बाद ये छ आता है, च छ, तो छ के पहले आधा च जुड़ जाता है। उदाहरण देखिए अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद, अनु लिखा हुआ है पूरा, यहां पर विसर्ग हट गया तो च लग गया और छेद पूरा है। छत्र धन छाया बराबर छत्र छाया। अगला नियम क्या है? यदि विसर्ग के बाद र आता है तो विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। देखिए थोड़ा सा बहुत मजेदार है। यदि विसर्ग के बाद र आता है तो विसर्ग इसके साथ लगा हुआ है वह स्वर, ये छोटी ई है तो बड़ी हो जाएगा, छोटा हुआ है तो बड़ा हो जाएगा। तो यहां है नि धन रोग, तो ये नी जो है न में छोटी की मात्रा है तो ये दीर्घ होकर के बड़ी नी हो गया, विसर्ग हटा और रोग जुड़ गया, बन गया निरोग। नी धन रस बराबर नीरस। अगला नियम क्या है? यदि विसर्ग के पहले आ रहता है इसके बाद भिन्न स्वर आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव बराबर अतएव, यहां पर अतः त के आगे का जो विसर्ग है लोप हो गया, लुप्त हो गया, हट गया, दिखाई नहीं दे रहा है और दोनों शब्द उसी तरह से जुड़ गए, हो गया अतएव। नेक्स्ट नियम में चलते हैं, विसर्ग में परिवर्तन न होना। अब देखिए स्पेशल है, अभी हम पढ़े हैं विसर्ग संधि की परिभाषा में पढ़े हैं कि यदि विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आता है तो विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है, अर्थात विसर्ग में परिवर्तन होता है, अर्थात विसर्ग हट जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। किस कंडीशन में नहीं होता है? यदि विसर्ग के पहले, यहां विसर्ग देख रहे हैं, यदि विसर्ग के पहले आए और उसके बाद क ख प फ, क ख प फ आए तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रजह धन कण बराबर रजह कण, यहां पर देखिए ये जो क है, क आ गया इसके बाद विसर्ग के बाद, तो इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। और यहां पर विसर्ग के पहले है, अंतः धन करण बराबर अंतःकरण, अधः धन पतन बराबर अधः पतन। यहां पर देखिए प लिखा हुआ है, नहीं ये प। पुनः धन फलित बराबर पुनः फलित। अब देखिए अब यहां पर अधः तन पतन तो होता है, अधः पतन, अधोपतन नहीं होता है। लेकिन इसके पहले जब हम ओ वाले उदाहरण में थे तो एक आपको यहां पर समझाए थे कि अधोगति हो जाता है, अधोगति हो जाएगा, अधोगति हो जाएगा, अधः गति जो होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर प्लस के बाद ग आ रहा है। लेकिन यहां पर ये नियम है प यदि आए, यदि विसर्ग के बाद प आता है तो प के कारण परिवर्तन नहीं हुआ, अधः पतन ही लिखा जाता है। दूसरा है पुनः धन फलित बराबर पुनः फलित, इसके कुछ अपवाद हैं। नमः धनकार बराबर नमस्कार होता है, स जुड़ता है क के पहले, पूरा धनकार बराबर पुरस्कार। तो ये थे कुछ नियम वाली बात। इसको आप, इस वीडियो को आप 2-4 बार सुनिए,
वैसे मेरा प्रयास है कि एक बार जब मैं समझा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी यदि आपको शंका रहती है कहीं भी, तो आप 2-4 बार, 5 बार, 6 बार देखिए, बार-बार देखिए, तो आपको याद हो जाएगा। और इसके जो उदाहरण हैं, तो बार-बार उदाहरणों को आप पढ़िए, संधि विच्छेद करके जो शब्द बनते हैं उसको पढ़िए कि किस संधि में आते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करने से संधि बहुत सरल हो जाती है। तो ये ट्रिक के साथ तो मैं समझाने का प्रयास किया हूं, आप मेहनत कीजिए। संधि का टॉपिक वास्तव में कठिन माना जाता है। बहुत ही सरल ढंग से मैं तीनों संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि समझाने का प्रयास किया। मेरा ऐसा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, मानना है कि आपको समझ में यह संधि आ गई होगी। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः याद दिला रहा हूं कि सब्सक्राइब कीजिए, अभी कीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कर लिए हैं, अब यहां पर बेल आइकन जो घंटी का निशान है वहां पर क्लिक कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा मेरे प्रत्येक वीडियोज के। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके सोशल मीडिया के जितने हैंडल्स हैं, हर जगह इस लिंक को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे जो विद्यार्थी, हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे भाई बंधु जो तैयारी कर रहे हैं और इस समय किसी कोचिंग में जाकर के नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको सहायता मिली। यदि आपसे कुछ बनता है, कहा गया सरस्वती के भंडार में बहुत ही ऐसी अविस्मरणीय बात होती है कि ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो आप इसको जितना आप बढ़ाएंगे, जितना खर्च करेंगे अर्थात दूसरों को बताएंगे, तो विद्या उतनी बढ़ती है। विद्या दान सबसे बड़ा दान माना गया है। तो आप शेयर कीजिए जिससे कि लोगों के पास पहुंचे। ये थी संधि की बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्ते।